फ्रेंड्स, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जीआईसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग विलियम शेक्सपियर का नंबर 2 है, तो चलिए हम लोग इनको पढ़ लेते हैं आज। William Shakespeare, born on 23rd April 1564 and died on 23rd April 1616, इंग्लिश के महान कवि, विद्वान नाटककार और एक महान अभिनेता थे। उनके नाटकों का लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। नाउ द रिज्यूमे ऑफ मिस्टर शेक्सपियर। इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 स्टैनफोर्ड इंग्लैंड में और इनकी मृत्यु हुई थी अप्रैल 23 1616 52 की एज में, सेम प्लेस स्टैनफोर्ड इंग्लैंड में। इनकी जो स्मारक समाधि है वो चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टैनफोर्ड में है। इनका जो व्यवसाय है ये कवि थे, नाटककार थे। इनकी फेमस होने के कारण है कविता और नाटक। इनकी वाइफ का नाम था एनी हैथवे। इनके बच्चे, इनके पेरेंट्स और इनकी लास्ट प्लेस जब ये अपने लास्ट टाइम में जहाँ पर थे वो जगह थी चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टैनफोर्ड। सी फ्रेंड्स, चीज़ों को याद रखने का तरीका बहुत सारा है, तो ये सही चीज़ें भी अगर हम लोग जानते रहेंगे तो हम लोग कनेक्टिविटी बना के रख पाएंगे कि हमें आगे कैसे पढ़ना है। अब विलियम शेक्सपियर क्यों फेमस हुए? शेक्सपियर में अत्यंत हाई क्वालिटी की क्रिएटिविटी थी, प्रतिभा थी उनके अंदर। साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। प्रकृति से उन्हें मानव वरदान मिला था, अतः उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो फेमस हो गया। उनकी जो रचनाएं हैं वो न केवल अंग्रेज जाति के लिए गौरव की वस्तु है, वरन विश्व की भी अमर विभूति है। शेक्सपियर की कल्पना जितनी प्रखर थी उतना ही गंभीर उनके जीवन का अनुभव भी था। अतः जहाँ एक ओर उनके नाटकों तथा उनकी कविताओं से आनंद की उपलब्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाओं से हमें गंभीर जीवन दर्शन भी प्राप्त होता है। विश्व साहित्य के इतिहास में शेक्सपियर के समकक्ष रखे जाने वाले बहुत ही कम कवि मिलते हैं। शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था और उनकी जो माँ थी वो उनका नाम आर्डेन था। शेक्सपियर इन लोगों की तीसरी संतान थी। शेक्सपियर की 2 बड़ी बहनें थीं और 3 छोटे भाई थे। शेक्सपियर के जन्म से पहले उनके पिता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके थे और वो एक महापौर भी थे, तो उन्हें बहुत सारे अधिकार भी मिले हुए थे। हालांकि रिकॉर्ड से ऐसे संकेत मिलते हैं कि उनके जो फादर थे वो धीरे धीरे थोड़ा 1570 तक उनकी रेपुटेशन या जो भी आप कहिए थोड़ा कमी आ गई थी। ओके फ्रेंड्स, पिता की बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पाठशाला छोड़कर छोटे मोटे धंधों में लग जाना पड़ा। जीविका के लिए उन्होंने लंदन जाने का निश्चय किया। 1585 के लगभग शेक्सपियर लंदन आए। शुरू में उन्होंने एक रंगशाला थिएटर में किसी छोटी नौकरी पर काम किया, किंतु कुछ दिनों के बाद लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी के सदस्य बन गए और लंदन की प्रमुख रंगशाला यानी कि थिएटर्स में समय समय पर अभिनय में भाग लेने लगे। आफ्टर 11 ईयर्स 1596 में शेक्सपियर स्टैनफोर्ड ऑन एवन लौटे और अब इन्होंने अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बना दी। 1597 में इन्होंने धीरे धीरे नवनिर्माण एवं विस्तार किया। इसी भवन में 1610 के बाद वे अपना अधिकाधिक समय व्यतीत करने लगे और वहीं 1616 में उनका देहांत भी हुआ। लगभग 20 वर्षों के साहित्यिक जीवन में शेक्सपियर की सृजनात्मक प्रतिभा निरंतर विकसित होती गई। सामान्य रूप से इस विकास क्रम में 4 विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती हैं। प्रारंभिक अवस्था 1595 में समाप्त हुई।
इस काल की प्राय सभी रचनाएं प्रयोगात्मक हैं। शेक्सपियर अभी तक अपना मार्ग निश्चित नहीं कर पाए थे, अतएव विभिन्न प्रचलित रचना प्रणालियों को क्रम से कार्यान्वित करके अपना रचना विधान सुनिश्चित कर रहे थे। प्राचीन जितने भी उन्होंने सुखांत नाटकों की शैली में उन्होंने जो भी द कॉमेडी ऑफ एरर्स और द टेमिंग ऑफ द शू की रचना की थी, तत्परांत लव स्लेवर्स लॉस्ट में इन्होंने लिली के दरबारी सुखांत नाटकों की परिपाटी अपनाई। इसमें राज दरबार का वातावरण उपस्थित किया गया है जो चतुर पात्रों के रोचक वार्तालाप से परिपूर्ण है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ग्रीन के स्वच्छंदतावादी सुखांत नाटकों का अनुकरण किया गया है। ट्रेजेडीज दुखांत नाटकों में भी अनुकरण इन्होंने किया है। अब रिचर्ड थर्ड में मालोका तथा टाइटस एंड्रोनिक्स में किट का अनुकरण किया गया है। बट रोमियो एंड जूलियट में ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता का अंश अपेक्षाकृत अधिक है। इसी काल में लिखी हुई दोनों प्रसिद्ध कविताएं द रेप ऑफ लिक्रिस और वीनस एंड एडोनिस पर तत्कालीन इटालियन प्रेम काव्य की छाप है। जैसे करियर की स्टार्टिंग में हर कोई अपने आप को चेक करने के लिए नए नए जॉब्स को चेंज करके चेक करता है, वैसे ही आई थिंक शेक्सपियर ने भी किया। और अब सेकेंड विकास क्रम की दूसरी अवस्था द सेकेंड एज 1600 में समाप्त हुई। इसमें शेक्सपियर ने अनेक प्रौढ़ रचनाएं संसार को भेंट की। अब उन्होंने अपना मार्ग फिक्स कर लिया था तथा उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया था। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम तथा द मर्चेंट ऑफ वेनिस रोचक एवं लोकप्रिय सुखांत नाटक हैं, किंतु इनसे भी अधिक महत्व रखने वाले शेक्सपियर के सबसे अच्छे सुखांत नाटक हैं मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट तथा ट्वेल्थ नाइट। इसी काल में लिखे गए इन प्लेज में नाटकों में कवि की जो कल्पना है तथा उनके मन के आह्लाद का उत्तम प्रकाशन हुआ। बेस्ट हिस्टोरिक यानी कि सर्वोत्तम ऐतिहासिक नाटक भी इसी टाइम में लिखे गए। मॉर्लो से प्रभावित रिचर्ड सेकंड उसी श्रेणी की पूर्ववर्ती कृति रिचर्ड थर्ड से रचना विन्यास में कहीं अधिक सफल है। हेनरी फोर्थ के दोनों भाग और हेनरी फिफ्थ जो एक सुविख्यात हिस्टोरिक प्ले है, ऐतिहासिक नाटक है, इसी काल की रचनाएं हैं। शेक्सपियर के प्राय सभी सोनेट जो अपने उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिए अनुपम हैं 1595 और 1607 के बीच में लिखे गए। तीसरी अवस्था जिसका अंत लगभग 1607 में हुआ, शेक्सपियर के जीवन में विशेष महत्व रखती है। इन वर्षों में पारिवारिक विपत्ति एवं स्वास्थ्य की खराबी के कारण कवि का मन अवसन्न था, अतः इन दिनों की अधिकांश रचनाएं थोड़ी ट्रेजिडी टाइप की हैं। वर्ल्ड फेम विश्व प्रसिद्ध दुखांत नाटक ट्रेजिडीज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ एवं रोमन ट्रेजिडीज प्लेस जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एवं कैरोलिनस इत्यादि भी इसी कार्यविधि में लिखे गए थे। ट्रायलिस एंड क्रेसिडा, ऑल्स विल दैट एंड्स वेल और मेसर फॉर मेसर में सुख और दुख की अभिव्यक्ति हुई है, तब भी दुख का अंश थोड़ा उसमें ज़्यादा है। होता है ना फ्रेंड्स, जब हम पर्सनली खुश होते हैं या हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हमारे अब पर्सनालिटी में अभिव्यक्ति में वो चीज़ें दिखने लगती हैं, परिलक्षित होने लगती हैं। तो यही सारी चीज़ें विलियम शेक्सपियर की रचनाओं में भी दिखने लगी थी। विकास की अंतिम अवस्था में शेक्सपियर ने पेरिकल्स, सिविलियन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट नाटकों का सृजन किया जो कि सुखांत थे होने पर भी दुखांत संभावनाओं से भरे हैं एवं एक शांत वातावरण की सृष्टि करते हैं। इन सुखांत और दुखांत नाटकों को रोमांस अथवा शेक्सपियर के अंतिम नाटकों की संज्ञा दी जाती है। शेक्सपियर के जो सुखांत नाटकों की अपनी एक निजी विशेषताएं हैं, यद्यपि द कॉमेडी ऑफ एरर्स में प्लॉट्स का अनुसरण किया गया है, फिर भी अन्य जो नाटक थे उनमें प्राचीन क्लासिकी नाटकों से सर्वथा भिन्नता है। इनका उद्देश्य प्रहसन द्वारा यानी कॉमेडी द्वारा कुरूपताओं का मिटाना, मतलब जो भी समाज में
या जो भी दिखता था बुराइयां, उनको एक मजाक के तौर पे ख़त्म करना तथा त्रुटियों का सुधार करना नहीं, वरन रोचक कथा और चरित्र चित्रण द्वारा लोगों का मनोरंजन करना है। इस प्रकार के प्रायः सभी नाटकों का विषय प्रेम की ऐसी तीव्र अनुभूति है जो युवकों और युवतियों के मन में सहज अट्रैक्शन के रूप में उत्पन्न होती है। यानी कि एक फीलिंग को ज़्यादा महत्व दिया गया शेक्सपियर के सारे प्लेस में। और जो भी पहले बाधाएं आती हैं, कैसे उन नाटकों में उनकी कठिनाइयों को नष्ट किया जाता है और उनका परिणाम भी संपन्न होता है। इन रचनाओं में जीवन की कवित्वपूर्ण एवं कल्पना प्रवण अभिव्यक्ति हुई है और समस्त वातावरण को खुशियों से ओतप्रोत रखा गया है। शेक्सपियर का परिचय कतिपय उच्च वर्गीय परिवारों से हो गया था और उनमें जिस प्रकार का जीवन उन्होंने देखा, उसी का प्रकाशन इन नाटकों में किया गया है। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग देखते हैं शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। तो इसलिए बहुत ही टच करते हैं इनके क्रिएशंस। ट्रेजेडीज़ में मानव जीवन की गंभीर समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इन प्लेस के में जो अमीर लोग थे, जो अभिजात कुल थे, उसके नायक को लिया गया, जो कुछ समय तक सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के उपरांत यातना और विनाश के शिकार बनते हैं। उनके दुख और मृत्यु के क्या कारण हैं, इस विषय पर शेक्सपियर का मत स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। नायक का जो दुर्भाग्य है अंशतः प्रतिकूल नियति एवं परिस्थितियों से उद्भूत है, किंतु इससे कहीं बड़ा कारण उसकी चारित्रिक दुर्बलता में मिलता है। प्राचीन यूनानी दुखांत नाटकों में नायक केवल त्रुटिपूर्ण निर्णय अथवा त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण विनष्ट होता था, परंतु कदाचित क्रिश्चियनिटी में ईसाई धर्म और नैतिकवाद से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने अपने नाटकों में नायक के पतन की प्रधान जिम्मेदारी उसकी स्वयं की, उसकी चारित्रिक दुर्बलता पर ही रखी है। हैमलेट, ओथेलो, लियर और मैकबेथ, इन सभी के स्वभाव अथवा चरित्र में ऐसी कमी मिलती है जो उनके कष्ट एवं मृत्यु का कारण बनती है। इन दुखांत नाटकों में जो दोहरा द्वंद्व परिलक्षित होता है, आंतरिक द्वंद्व एवं बाह्य द्वंद्व। आंतरिक द्वंद्व नायक के मन में, उसके विचारों और भावनाओं में उत्पन्न होता है और अपनी तीव्रता के कारण न केवल निर्णय को कठिन बना देता है, बल्कि कुछ समय के लिए नायक के जो उसूल हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनसे विचलित भी कर देता है। इस प्रकार के आंतरिक द्वंद्व के कारण नाटकों में मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता और रोचकता का आविर्भाव हुआ है। बाह्य द्वंद्व बाहरी शक्तियों की स्पर्धा और उनके संघर्ष से उत्पन्न होती है, जैसे दो विरोधी राजनीतिक दल अथवा सेनाओं का परस्परिक विरोध। शेक्सपियर के प्रमुख दुखांत नाटकों में रक्तगत एवं भयावह दृश्यों की अवतारणा के कारण अत्यंत आतंकपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ है। इसी भांति हत्या और प्रतिशोध संबंधी दृश्यों के समावेश से भी अवसाद का पुट गहरा हो। इन सभी विशेषताओं और उपकरणों को शेक्सपियर ने पुराने नाटकों तथा सेनेका, कीट, मॉर्लो आदि नाटककारों से ग्रहण किया था और सामयिक लोक रुचि को ध्यान में रख कर ही उनका उपयोग अपने नाटकों में किया था। ट्रेजेडीज़ की जिन विशेषताओं का उल्लेख हमने यहाँ किया है, वे न केवल हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ में मिलती है, बल्कि रोमियो एंड जूलियट तथा इंग्लैंड और रोम के इतिहास पर आधारित ट्रेजेडीज़ नाटकों में भी आंशिक रूप से विद्यमान है। शेक्सपियर ने जिन हिस्टोरिक नाटकों की रचना की, उनमें कई रोमन हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं। इन रोमन नाटकों के लेखन में शेक्सपियर ने इतिहास के जो फैक्ट्स हैं, तथ्यों को थोड़ा बहुत बदल दिया है और कुछ स्थलों पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जीवन का जो चित्र उपस्थित किया गया है वह प्राचीन रोम का नहीं, अपितु एलिज़ाबेथेन एज का इंग्लैंड है। इतना होने पर भी ये नाटक हमेशा लोकप्रिय रहे, फेवरेट रहे, विशेषकर जूलियस सीजर तथा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पोइटिक अंशों से भरा पड़ा है तथा क्लियोपेट्रा की जो चरित्र कल्पना है वो अत्यंत ही इम्प्रेसिव है, प्रभावोत्पादक है। डेमन ऑफ एथेंस और पेरिकल्स में यूनानी इतिहास की घटनाओं का निरूपण किया गया है। अंग्रेजी इतिहास पर आधारित प्लेज में
कुछ तो ऐसे हैं जो केवल आंशिक रूप में शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं, किंतु हेनरी फोर्थ के दोनों भाग और हेनरी फिफ्थ पूरी रूप से शेक्सपियर द्वारा लिखित है। इन तीनों प्लेस में कवि को महान सफलता मिली। इनमें शौर्य और सम्मान भावना का अत्यंत आकर्षक प्रतिपादन हुआ है और फॉस्टफ का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया है। रिचर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकंड में मॉर्लो का अनुकरण सफलतापूर्वक किया गया है। शेक्सपियर के पूर्व के जो अधिकांश अंग्रेजी ऐतिहासिक नाटकों में फैक्ट्स और घटनाओं का निर्जीव चित्रण रहता था तथा कुछ कोरी इतिवृत्तात्मकता के कारण वे नीरस हो जाते थे। शेक्सपियर ने इस प्रकार के नाटकों को जीवंत रूप देकर चमत्कारपूर्ण बना दिया है। अंतिम नाटकों में शेक्सपियर का परिपक्व जीवन दर्शन मिलता है। महाकवि को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए थे जिनकी झलक उनकी कृतियों में दिखाई पड़ती है। प्रणय विषयक सुखांत नाटकों में कल्पना विलास है और कवि का मन ऐश्वर्य और विलासिता में रमा है। दुखांत नाटकों में ट्रेजेडीज में ऐसे अनुभव को अभिव्यक्त किया गया है जो कि जीवन को विषाक्त बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं। शेक्सपियर की कृतित्व की परिणति ऐसे नाटकों की रचना में हुई जिनमें उनकी सम्यक बुद्धि का प्रतिफलन हुआ है। कवि अब अपनी विवेकपूर्ण दृष्टि से देखता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों सन्निविष्ट रहते हैं, अतः दोनों ही क्षणिक है, मोमेंटरी है। जीवन में दुख दोनों आएंगे और रहते भी हैं, दोनों ही क्षणिक हैं। इसलिए अपने व्यवहार को, अपने विचार को समत्व रखना चाहिए। और अंतिम नाटकों में यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंसा और प्रतिशोध की अपेक्षा दया भावना होनी चाहिए। अपने गंभीर नैतिक संदेश के कारण इन नाटकों का विशेष महत्व है। शेक्सपियर के नाटक स्वच्छंदतावादी हैं तथा प्राचीन यूनानी और लैटिन नाटकों की परंपरा से पृथक हैं, अलग हैं। अतः उनमें जो वस्तु विन्यास की शास्त्रीय विशेषताओं को ढूंढना उचित नहीं है। केवल अपने अंतिम नाटक द टेम्पेस्ट में उन्होंने तीनों अनुविधियों का निर्वहन किया है। प्रायः सभी अन्य नाटकों में केवल कार्यान्विति का ध्यान रखा गया है। समय और स्थान की दृष्टि से वे नित्यांत निबंध हैं। कथा वस्तु में सदैव पर्याप्त विस्तार मिलता है और सामान्यतः उसमें कई कथाएं अंतर्निहित रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट और किंग लियर को ले सकते हैं। इन सभी में अनेक कथाओं के मिश्रण तथा वस्तु निर्माण संपन्न हुआ है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि शेक्सपियर के नाटकों की बनावट में कोई त्रुटि है। अतः कथाओं का नाट्य वस्तु में सुंदर कलापूर्ण रीति से गुफन किया गया है, यानी रचा गया है, और संपूर्ण कथानक से संकलित एकता का आभास मिलता है। शास्त्रीय अर्थ में अनुविधियों का अभाव होने पर भी इन स्वच्छंदतावादी नाटकों की भावनात्मकता तथा कलात्मकता में एकीकरण हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो हम लोग जिनसे रिलेट करते हैं, जिनसे अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, कैरेक्टर्स, पात्र कल्पना में शेक्सपियर को और भी अधिक सफलता मिली है। अपने नाटकों में उन्होंने अनेक आकर्षक पात्रों की सृष्टि की है जो अपने जीवन रूप में हमारे सामने आते हैं। समय के साथ चरित्र निरूपण की प्रक्रिया अधिकाधिक सूक्ष्म एवं कलात्मक होती गई। फॉर एग्जाम्पल रोजालिन, पोर्शिया, रोजालिन, वायला, ये लोग जो हैं ये अपनी प्रखर बुद्धि और वाक्पटुता की परिपक्वता को निरंतर दर्शाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो नारियां भी हैं जिनके अनुपम सौंदर्य और संकटपूर्ण अनुभवों के कारण उनके मन में करुणा का उद्वेग होता है। इनमें प्रमुख हैं जूलियट, ऑफेलिया, डेस्डेमोना, कार्लिया, इमोजन इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल सराउंडिंग आप देख सकते हैं, लेडीज़ का काम हमेशा होता रहता है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो लेडीज़ फॉर एग्जाम्पल के लिए हम हैमलेट को ले सकते हैं। नाटक की समस्त घटनाएं नायक के चरित्र पर केंद्रित हैं
और उसी के व्यक्तित्व के प्रभाव से कथा का विकास होता है। अंशतः यही बात अन्य दुखांत नाटकों के लिए भी सत्य है। प्राचीन यूनानी नाटकों में अनेक स्मरणीय पात्र मिलते हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं, किंतु नैतिक और मनोवैज्ञानिक उपकरणों के सहारे अंकित किए हुए शेक्सपियर के प्रमुख पात्र कहीं अधिक रोचक एवं आकर्षक हैं। आंतरिक द्वंद्व के उपयोग से दुखांत नाटकों की पात्र कल्पना और भी अधिक चमत्कारपूर्ण हो गई है। शेक्सपियर के नाटकों के कुछ अन्य पात्र भी उल्लेखनीय हैं, जैसे विदूषक और खलनायक। विदूषक में फास्टफ, टचस्टोन, फेस्ट एंड किंग लियर का स्वामी भक्त विदूषक आदि महत्वपूर्ण हैं। खलनायकों में रिचर्ड III, इयागो, एडमंड याशियो आदि की गणना होती है। जैसा हैज़लिट ने लिखा है, शेक्सपियर की शक्ति का पता इससे लगता है कि न केवल उनके महत्वपूर्ण पात्रों में वैशिष्ट्य है, वरन उनके बहुसंख्यक जो लघु पात्र भी हैं वो भी अपना निजी महत्व रखते हैं। यद्यपि शेक्सपियर के नाटकों में कहीं कहीं प्रोस का प्रयोग हुआ है, तब भी वे मूलतः काव्यात्मक हैं। उनका अधिकांश भाग छंदोबद्ध है। यही नहीं, प्राय सभी नाट्य रचनाएं काव्यात्मक गुणों से भरी पड़ी हैं। कल्पना का प्रकाशन, अलंकारिक अभिव्यक्ति, संगीतात्मक लय तथा कोमल भावनाओं के निरूपण द्वारा शेक्सपियर के मनोमुग्धकारी प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। प्राचीन काल से नाटकों का कविता का एक भेद मात्र मानते आए थे और शेक्सपियर ने प्राचीन धारणा स्वीकार की। गद्य का प्रयोग यदाकदा विशेष प्रयोजन से हुआ है, किंतु सामान्य रूप से हम शेक्सपियर के नाटकों को काव्य नाटक की संज्ञा दे सकते हैं। काव्य तत्व शुरू में अत्यधिक था, किंतु धीरे धीरे उनका रूप संयत हो गया और प्रयोजन के विचार से उसका नियंत्रण होने लगा। इसी भांति शेक्सपियर की शैली में समाविष्ट करने के लिए निरंतर प्रयास किया। फलतः प्रारंभिक नाटकों में विस्तृत वर्णनों एवं सुंदर रूपकों का बाहुल्य अपनी प्रतिभा की प्रौढ़ावस्था में जब शेक्सपियर अपने प्रसिद्ध ट्रेजेडीज नाटकों की रचना कर रहे थे, उस समय तक उनकी शैली संतुलित हो गई थी। प्राथमिक अवस्था में अभिव्यक्ति का अधिक महत्व था और विचारों का कम, किंतु इस माध्यमिक काल में विचारों, भावों तथा अभिव्यक्ति के साधनों का सम्यक समन्वय हुआ है। यह संतुलित व्यवस्था अंतिम वर्षों में शेक्सपियर का ध्यान विचारों और नैतिक प्रतिमानों पर केंद्रित था और उन्होंने शैलीगत चमत्कार की उपेक्षा की। इसलिए अंतिम नाटकों की शैली कहीं कहीं अनगढ़ हो गई है। शेक्सपियर ने अपने नाटक मुख्यतः रंगमंच पर अभिनय के लिए लिखे थे। यद्यपि काव्यात्मक गुणों के कारण हम उनसे पठन द्वारा भी आनंद प्राप्त करते हैं, तत्कालीन रंगमंच की बनावट, अभिनय की व्यवस्था, दर्शकों की लोक रुचि, इन सभी का प्रभाव शेक्सपियर के नाट्य निर्माण पर पड़ा। एक दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। उस समय रंगे हुए पर्दों का उपयोग नहीं होता था, इसलिए नाटकों में अनेक वर्णनात्मक अंशों का समावेश हुआ है। इन्हीं वर्णनों द्वारा स्थान, काल और परिस्थिति का संकेत होता था। नाटकों में स्वगत एवं स्वभाषित का निरंतर उपयोग इसलिए संभव हो सका कि रंगमंच का अगला त्रिकोणाकार भाग प्रेक्षकों के बीच तक आगे बढ़ा रहता था। कई पुरुष और नारी पात्रों का सृजन शेक्सपियर ने केवल इसलिए किया कि उनके उपयुक्त अभिनेता उपलब्ध थे। दर्शकों के मनोरंजनार्थ अनेक दृश्यों की अवतारणा हुई, जिनमें रंगमंच पर उत्तेजक एवं मनोरंजक परिस्थितियों का प्रदर्शन हुआ है। आजकल के फिल्मों में भी यही होता है फ्रेंड्स, कहानी कुछ नहीं होती है, लेकिन शेक्सपियर में तो आपको स्टोरीज भी मिलेंगी, लेकिन आज के फिल्मों में आप देखेंगे कहानी कुछ नहीं है, लेकिन सेटअप जो है वो इतना विशाल काय रहता है कि मनोरंजन हमारा बढ़ जाता है और हम उस मूवी को सुपरहिट कर देते हैं। आज के यथार्थवादी रंगमंच की भांति एलिजाबेथ युगीन रंगमंच प्रचुर साधनों तथा निश्चित व्यवस्था द्वारा बंधा हुआ था। अभिनय और प्रदर्शन दोनों ही अपेक्षाकृत उन्मुक्त थे, इसलिए शेक्सपियर के नाटकों में पर्याप्त ऋजुता मिलती है।
प्रायः सभी प्रकार के नाटकों में महाकवि ने मुक्तत्व का सन्निवेश किया है, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य के लिए अनुपम है। इनके अतिरिक्त शेक्सपियर की विस्तृत कविताएं हैं, जिनमें वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस तथा सोनेट्स का उल्लेख आवश्यक है। ये सभी कृतियां 16वीं सेंचुरी की अंतिम दशक की हैं, जब शेक्सपियर का मन सौंदर्य एवं प्रणय के प्रभाव से आह्लादपूर्ण हो गया था। वीनस एंड एडोनिस में एक प्राचीन प्रेम कथा को अत्यंत काव्यात्मक रीति से वर्णित किया गया है। द रेप ऑफ ल्यूक्रेस में एक परम सुंदरी रोमन महिला के दुर्भाग्य और मृत्यु की कथा है। सोनेट्स में कुछ ऐसे हैं जो कवि के एक मित्र से संबंध रखते हैं, जिसने विवाह न करने का निश्चय कर लिया था। शेक्सपियर ने उनके रूप और गुणों की चर्चा करते हुए उससे अपना निश्चय बदलने के लिए आग्रह किया है। नाउ फ्रेंड्स, इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनका प्रकाशन और जब पब्लिकेशन कब हुआ और कभी इनका जो हिंदी अनुवाद हुआ था, उन सारी रचनाओं का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। इसे एक बार आप देख लीजिएगा। हेनरी VI पार्ट 1, रिटेन ऑन 3 मार्च 1592 एंड पब्लिश्ड ऑन 1594। हेनरी VI पार्ट 2, रिटेन between 1592 to 93 and published on 1594. Henry VI Part 3, written 1592 to 93 and published in 1623. Titius Andronicus, written 1594 and published on 1594, same year. ये दोनों डेट्स इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये लिखा कब गया और पब्लिश कब हुआ, तो इसलिए हम लोगों को इसे जानना ज़रूरी है। The Comedy of Errors, written on December 28, 1594 and published on 1623. Hamlet 1600 and 1601 के बिटवीन में लिखा गया और 1603 में इसे पब्लिश किया गया था। द मैरी ऑफ वाइफ्स ऑफ विंडसर 1600 में लिखा गया और 1602 में इसे पब्लिश किया गया। ट्वेल्थ नाइट 1602, published in 1623. All's Ways That Ends Well, written on 1602 to 1603 and published on 1623. Troilus and Cressida, written on 7th Feb 1604 and published in 1609. Measure for Measure, written on December 26, 1604 and published in 1623. Othello, written 1604 to 1605 and published in 1622. King Lear, written on 26 December 1606, published in 1608. Macbeth, written between 1605 to 1606 and published, 1623. Antony and Cleopatra, written 1606 to 1607 and published on 1623. Coriolanus 1607 to 1608 तक लिखा गया था और इसको पब्लिकेशन डेट था, इसका ईयर था 1623. टिमोन ऑफ एथेंस 1607 to 8 और लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1623 में. पेरिसस 1608 to 9 में लिखा गया और 1609 में ही इसे पब्लिश किया गया. द टेम्पेस्ट 1 नवंबर 1611 में लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था 1623 में. सिम्बेलिन 1612 से 1611 और 12 के बीच में लिखा गया और 1623 में इसे पब्लिश किया गया. द विंटर्स टेल 1611 to 12 में लिखा गया, 1623 में इसके पब्लिश किया गया. हेनरी VIII 1612 to 13 में लिखा गया और 1623 में इसके पब्लिश किया गया. द टू नोबेल किंग्समैन 1612 to 13 में इसे लिखा गया था और 1634 में पब्लिश किया गया था. फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं. इनके अलावा भी बहुत कुछ है, इनको और डिस्कशन हम लोग करेंगे. फर्स्ट वीडियो जेफरी चॉसर, सेकंड विलियम शेक्सपियर एंड थर्ड इज मिल्टन. एंड तो आज का वीडियो यहाँ रैप अप करते हैं, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय बाय.